क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कौन-कौन से जॉब हैं और उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? तो देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार। मैं हूं एक सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। अक्सर मेरे से लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें कौन-कौन सी डिग्रीज करनी होती हैं? क्या मैं सिविल इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूं? क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आईटी इंडस्ट्री में आ सकता हूं? तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कौन-कौन से जॉब रोल्स हैं, उनको करने के लिए आपको कौन-कौन से डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी और उन जॉब रोल्स में काम क्या होता है, किस तरह का काम होता है और उनका करियर पाथ क्या है, मतलब आगे करियर ग्रोथ क्या है, वो आगे चल के क्या बन सकते हैं और क्या-क्या बनने का ऑप्शन है उनके पास। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हमेशा की तरह स्लाइड्स बनाई है, तो चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। सबसे पहले ये जॉब आती है, ये सबसे पहला जो जॉब रोल आता है, शुरुआती जॉब रोल जो बेस है एकदम, मतलब कहें कि नींव है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, वो है डेवलपर, प्रोग्रामर, कोडर, इंजीनियर, कुछ भी कह सकते हैं। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपना अपना टाइटल देती है। सबसे कॉमन टाइटल जो यूज़ होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ कंपनी कंसल्टेंट भी यूज़ करती हैं, तो अलग अलग टाइटल है, लेकिन बेस जो होता है वो मतलब डेवलपर इसको कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोडिंग करना, राइट कोड और यूनिट टेस्ट केसेस। अब यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सिंपल काम होता है आपका कि कोड करना। आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपको ये बनाना है और वो कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसके लिए आप प्रोग्राम करते हो। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग आप अच्छे कैसे कर सकते हो, उसके भी तरीके हैं अपने। ज़्यादातर प्रैक्टिस करने से, जैसे मैथ्स अगर आपका अच्छा हो तो मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है भैया डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के वीडियोस से कि आप डेटा स्ट्रक्चर कर लो, एल्गोरिदम कर लो। मगर सच बताऊं तो जो हिंदुस्तानी आईटी इंडस्ट्री है, ज़्यादातर हमारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वो MIS बेस्ड सिस्टम्स का करते हैं। MIS बेस्ड सिस्टम्स यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स जो होती हैं आपके, वो इसी तरीके के होते हैं। जैसे आप अकाउंट्स कर लो, कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर लिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM जिसे बोलते हैं, जो कि मतलब चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं हम लोग। तो उन सब के लिए सही बताऊं तो एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत बहुत कम होती है। ज़्यादातर ज़रूरत होती है आपकी प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रहा है उसके कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, उनको लिखना आना चाहिए, UI बनाना आना चाहिए, वही सब है। अच्छा, अब डिग्री क्या चाहिए आपके लिए? क्वालिफिकेशंस मतलब एनी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री विल डू। मतलब आपका बीटेक किया हुआ है आपने, अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, तो ये कुछ भी चलेगा। बस मेन चीज़ ये होता है कि ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस कॉलेज के उसको ज़्यादा मान्यता देती है। मतलब कुछ कंपनीज कहती है कि भैया हम IIT के बंदों को ही लेंगे, चाहे कितने भी पैसे देने पड़े। अमीर कंपनी है भाई, पैसे दे सकती हैं तो ले लेंगे। छोटी कंपनियां होती हैं वो कहते हैं कि हम इस कॉलेज से बंदों को लेंगे। ज़्यादातर कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह से लिया जाता है। तो डिग्री आपकी कोई भी हो, बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। नॉन कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज़्यादातर बेटर ये रहता है कि आपकी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री हो, BCA हो, MCA हो, MSc IT हो, बीटेक हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। ग्रोथ पाथ यानी कि आप डेवलपर से आगे क्या क्या बन सकते हैं। तो डेवलपर के बाद आप अगर शुरुआत करें जैसे कि, तो शुरुआत में ऑब्वियसली इंटर्न बनेंगे, फिर डेवलपर बनेंगे, फिर 3-4 साल के बाद आप, 4 साल के बाद, आई थिंक 4 साल, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आपको सीनियर डेवलपर बनाया जाता है। फिर उसके बाद 8-9 साल में आपको टीम लीड बनाया जाता है। मतलब ये हिंदुस्तान का काइंड ऑफ, एक तरह से कहें कि कंपनीज का, सर्विस इंडस्ट्री का, या मोस्टली कंपनीज का काइंड ऑफ रूल कह लो
कि वो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसी तरीके से रोल्स नए नए आते रहते हैं, उसमें नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती रहती हैं। जैसे अगर आप टीम लीड बन जाएंगे तो टीम लीड में आपको और कुछ काम भी करने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद डेवलपमेंट आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस बनाने पड़ेंगे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। तो आर्किटेक्ट बनने के केस में आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, प्लस ऑब्वियसली कोडिंग तो हमेशा कोडिंग के टच में रहना ही पड़ेगा। अगर आप कोडिंग के टच में रहोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्रोग्राम मैनेजर भी एक रोल होता है जो कि आगे प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद आता है। मतलब प्रोग्राम मैनेजर के अंदर 4-5 या 10-12 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी साइज प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो मतलब ये बेसिकली ये जो रोल्स हैं ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ये फ्यूचर पाथ है जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता रहता है। आप अब किस साइड में रहना चाहते हो? अगर आप टेक्निकल साइड में रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप आर्किटेक्ट की तरफ जाओगे। अगर आप मैनेजमेंट साइड में रहना चाहते हो तो आप प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर की साइड जाओगे। और वो भी इस पे भी प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। अगर आप 100 बंदों की कंपनी में हो तो कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कोडिंग भी करता है। अगर आप 1000 बंदों की कंपनी में हो तो ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कोडिंग ना करे, सिर्फ पीपल मैनेजमेंट करे। तो वो एक्सपीरियंस के साथ साथ और कंपनी टू कंपनी ये डिफर करता है। तो ये ग्रोथ पाथ हो गया। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई इनटू, मतलब आप अगर मान लीजिए कि आप प्रोग्रामर बन के शुरू कर रहे हैं साल 2 साल बाद और फिर आपका मन प्रोग्रामिंग में नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टर बनने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ज़्यादातर ऑटोमेशन टेस्टिंग के जो फ्रेमवर्क्स है कई सारे, उनमें प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। तो आप ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हैं। यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है तो आप यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं, और उसमें ज़्यादातर HTML CSS की थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर या जिम्प या बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको यूज़ करके आप यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस साइड का अच्छे से नॉलेज है, डोमेन नॉलेज जिसे कहते हैं, तो या अगर आपको किसी अच्छे बिजनेस का नॉलेज है तो आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आप मतलब ये बेस है, आप धीरे धीरे आगे चल के और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला जो जॉब रोल है उसका डेवलपर से 36 का आंकड़ा होता है, सही बताऊं तो, क्योंकि इसका काम होता है डेवलपर की गलतियां निकालना। तो इस जॉब रोल को कहते हैं टेस्टर, टेस्ट इंजीनियर या ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। कई बार लोग इसको इंटीग्रेशन टेस्ट इंजीनियर भी कहते हैं या फंक्शनल टेस्ट इंजीनियर भी कहते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि एक टेस्टर का काम जो प्राइमरली जो होता है, जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो होती हैं कि टेस्ट केसेस लिखना। टेस्ट केसेस मतलब कि एक बिजनेस सिनेरियो में आपके क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अगर हम किसी एप्लीकेशन को चलाएं तो किस किस तरह की गलतियां यूज़र कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़र को पता नहीं होता है कि कहाँ पर क्या एंटर करना है या कुछ उस तरीके का, या जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट दिया है क्लाइंट ने कि मतलब हमारे बिजनेस में ये फ्लो होता है, ऐसे चलता है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर जो है वो वाकई में उस फ्लो में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखना, इन सब को टेस्ट करना, चलाना, ये काम टेस्टर का होता है। और प्राइमरली जो होता है ये बेसिकली अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए भी जो डिग्री आपको चाहिए होती है वो कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री ही होती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको चाहिए थी, तो वही डिग्रीज, जनरली वही डिग्रीज इसमें भी चलती हैं। आपको अटेंशन टू डिटेल आपका होना चाहिए। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है जो कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत प्रेवलेंट है, कि ज़्यादातर जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपर और टेस्टर में 36 का आंकड़ा होता है। उसके अलावा ये भी होता है कि कई बार डेवलपर ये समझते हैं कि टेस्टर्स जो हैं वो अगर कोडिंग अच्छी नहीं आती तो आप टेस्टर बन जाते हो, क्योंकि आपका काम गलतियां निकालना होता है। हालांकि ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। टेस्टर जो है
वो भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। हाल और एक चीज़ और कि आजकल मैनुअल टेस्टर और दो तरह के अब टेस्टिंग रोल्स हो गए हैं, मैनुअल टेस्टर एंड ऑटोमेशन टेस्टर। मैनुअल टेस्टर क्या करता है, जैसे नाम में ही है कि मैनुअल टेस्टिंग, मतलब वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर को चलाता है, देखता है कि हाँ भाई ये फील्ड सही है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वही चीज़ एंटर इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैनुअल टेस्टर खुद से मैनुअली करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपके बहुत सारे ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स आ गए हैं, जैसे सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल जो है वो है सेलेनियम। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स जो हैं उनको यूज़ करके जो टेस्टर है वो ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखता है और उसके बेसिस पर अपने आप टेस्ट जो है वो चलता है। कई बार ऑटोमेशन में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, तरह तरह की टेस्टिंग्स होती हैं। तो ये जो डेवलपर और टेस्टर के बीच का जो फ़र्क है वो काइंड ऑफ कहूँ कि धागा भर का है, अगर मैं प्रोग्रामिंग स्किल्स के हिसाब से बात करूँ तो। क्योंकि अगर एक अच्छा टेस्टर, एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर अगर एक अच्छा डेवलपर है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट अच्छी लिखेगा। तो डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स एक आपके ऑटोमेशन टेस्टर को आने चाहिए। ऑफ कोर्स मैनुअल टेस्टर जो है वो फिर मतलब उसको बिजनेस डोमेन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ पाथ की। तो यदि आप टेस्टर बनते हैं, टेस्टर बनने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं आगे चल के। ऑब्वियसली टेस्ट लीड, टेस्ट आर्किटेक्ट, और जनरली टेस्ट आर्किटेक्ट जो बनते हैं वो ऑटोमेशन टेस्टिंग डोमेन से लिए जाते हैं। मैनुअल टेस्टर बहुत कम टेस्ट आर्किटेक्ट बनते हैं। और अगर आप टेस्टिंग डोमेन में हैं और आप अगर मैनुअल टेस्टर हैं तो आपका ग्रोथ पाथ में यही होना चाहिए कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना है और ऑटोमेशन टेस्टिंग में आगे कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये सारा कुछ समझना है। तो आप टेस्ट आर्किटेक्ट बन सकते हैं। फिर वही आप अगर मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर वगैरह वगैरह ये सब आप बन सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आप टेस्टर के अलावा आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के टेस्टर हैं, इंश्योरेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसमें आप एक टेस्टर हैं। तो उस केस में आप ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर को जब टेस्ट करेंगे, चाहे मैनुअल टेस्ट करते हैं या ऑटोमेशन टेस्ट करते हैं, तो आप अच्छे से समझते हैं कि हाँ इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। तो यदि आप उस डोमेन के बारे में, उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जान जाते हैं तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। अगला जो जॉब रोल है वो है एक डिज़ाइनर का, या यूज़र एक्सपीरियंस इंजीनियर भी कहते हैं। आजकल तो यूज़र एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट भी आ गए हैं। बेसिकली इनका काम होता है सिंपलेस्ट शुरुआत जो होती है वो होती है यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन से, कि आपका एक, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो वेब एप्लीकेशन यूज़र को कैसा दिखेगा, तो वो डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जनरली डिज़ाइनर भी कहा जाता है उनको। तो ये शुरुआत उससे होती है। और इनका काम जो होता है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना होता है, लोगो डिज़ाइन करना होता है। तो इस तरह के काम जो जो क्रिएटिव बेंट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये काम पसंद करते हैं और उनके लिए इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है। ऑफ कोर्स जैसे जिनकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, कंप्यूटर पे ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, ऑब्वियसली उनके लिए ग्रोथ ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे हैं। की स्किल्स इसके लिए क्या चाहिए, वही जो रेगुलर आपको जनरली जो हर टेस्टर, डेवलपर, हर एक को ये स्किल्स सेम ही चाहिए होते हैं। अटेंशन टू डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिव थिंकिंग। जो क्रिएटिव थिंकिंग सबसे ज़रूरी है, बिकॉज आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, आपको सुंदर, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना है। याद रखिएगा हमेशा कि यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर उसको यूज़र इंटरफेस अच्छा चलता हुआ, सुंदर दिखा और वो उसका पर्पस सॉल्व कर रहा है, फंक्शनैलिटी पूरी दे रहा है, बिना गलतियों के, बिना फ्रीज हुए, तो वो उसी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेगा या उसी एप्लीकेशन को पसंद करेगा। बैकएंड में आप उसको, उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आप चाहे कॉटलिन यूज़ कर लें, जावा यूज़ कर लें, फ्लटर यूज़ कर लें, जैमरीन यूज़ कर लें, डॉटनेट यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है। क्वालिफिकेशंस, इसके लिए ऑब्वियसली कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री, जैसा कि मैंने बताया, वो चाहिए ही होती है। इसके अलावा आपके पास कई सारे डिज़ाइनिंग के सर्टिफिकेशंस और डिज़ाइनिंग रिलेटेड डिग्रीज भी होती हैं। जैसे आपका आई थिंक बीए इन समथिंग क्रिएटिव करके, मुझे सही बताऊं तो डिग्री याद नहीं आ रही है।
मगर डिज़ाइनिंग रिलेटेड डिग्रीज बहुत सारी होती हैं। तो आपके मल्टीमीडिया डिग्रीज जिसे हम कहते हैं, कई बार जैसे आप किसी मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट से आपने एनिमेशन और इसकी डिग्री कर ली, तो वो सारी डिग्रीज जो हैं वो आपके काम आती हैं, स्पेसिफिकली इस यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन और इसके लिए। ग्रोथ पाथ क्या है? ऑब्वियसली इसका ग्रोथ पाथ है आपका कि आप यूएक्स आर्किटेक्ट बन सकते हो, क्रिएटिव हेड बन सकते हो। ज़्यादातर कई लोग इस चीज़ के लिए आप इंटीरियर डिज़ाइन, ऑफिस डिज़ाइन, तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम आप कर सकते हो अगर आप इससे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर या डिज़ाइनर के तौर पे अगर आप शुरुआत करते हो तो। डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसा मैंने लिखा है इसमें कि बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ये बिजनेस एनालिस्ट हर जगह आ रहा है, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या है मैं जल्द ही आपको स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन आप ऑब्वियसली एज ए बिजनेस एनालिस्ट डाइवर्सिफाई कर सकते हो यदि आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो। अगला जो जॉब रोल है वो है हार्डवेयर रिलेटेड। जनरली उसको हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर कहते हैं, सिस्टम इंजीनियर कहते हैं, कई बार सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहा जाता है। बिकॉज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो होती हैं कि आपके हार्डवेयर कंपनी के हार्डवेयर को मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क ट्रैफिक मैनेज करना, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना जो है ये सब आपके हार्डवेयर इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है। इसके लिए की स्किल्स क्या हैं? आपके नेटवर्क के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूजुअली जो आपको रेगुलर आईटी जॉब में चाहिए वही सारी स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। बट मेनली ये होता है कि ये काम जो है वो हार्डवेयर रिलेटेड होता है। जैसे कि आपका ये भैया, आप जैसे घर पर तो आपके पास घर में लैपटॉप है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपने वेबसाइट खोली, डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में आपको हर सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंसेस होते हैं, अकाउंट बेस्ड लाइसेंस होते हैं, या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जॉब टाइटल बेस्ड लाइसेंस होते हैं। तो आपको ये सारे लाइसेंस मैनेज करने का, इंस्टॉलेशन करने का जो काम है वो हार्डवेयर इंजीनियर करते हैं। आप खुद से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इनके पास ये भी अधिकार होता है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर, गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपके सिस्टम से छीन सकते हैं। कई बार कई कंपनियों में ये भी होता है कि नॉर्मल डेवलपर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते हैं, या आपके जो दूसरे रोल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम डेवलपर, जो दूसरे रोल्स होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते हैं, वो खुद से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वो ये आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो बेसिकली हार्डवेयर प्रोफेशनल जो होते हैं आईटी टीम के, वही लोग ये इंस्टॉलेशन और ये सब करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में, ऑफिस के लैपटॉप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम भी जो है वो आईटी टीम ही करती है, और ये सारा काम मैनेज करने का काम जो है वो नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इसके लिए? ऑब्वियसली हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड डिग्री चाहिए आपको, जैसे कि आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा हो, या कहते हैं कि बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा हो। तो उसके अलावा आपने कोई नेटवर्क सर्टिफिकेशन कर रखा हो, सिस्को का सर्टिफिकेशन है, और भी कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपको ये हार्डवेयर रिलेटेड बेसिकली डिग्री चाहिए आपको। ग्रोथ पाथ क्या है? ग्रोथ पाथ ऑब्वियसली शुरुआत आप हार्डवेयर इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर से करते हो, कल को आगे चल के आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो जब आप एक अकाउंट का या एक कंपनी का पूरा नेटवर्क मैनेज करते हो। हार्डवेयर आर्किटेक्ट बनते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट तो हर टीम को चाहिए होती है, तो अगर आप जब इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने जाते हो, किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हार्डवेयर को मैनेज करते हो, तो उस केस में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोग्राम मैनेजर बनते हो। कई बार आज के केस में, आजकल क्या हो रहा है कि कंपनीज धीरे धीरे क्लाउड पे मूव कर रही हैं, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बनते हो, और ये सारा काम जो है डेवऑप्स का, इंस्टॉलेशन का, डिप्लॉयमेंट का, ये सब काम भी जो है वो हार्डवेयर इंजीनियर ही आगे चल के करता है। मतलब जनरली उनका प्रोग्रेस पाथ यही है कि एक हार्डवेयर इंजीनियर ही अब ये प्रोग्रेस कर रहा है कि क्लाउड में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, क्लाउड में सिक्योरिटी कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे काम जो है वो हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर ही मोस्टली कर रहे हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की।
तो डाइवर्सिफाई, अगर आपने मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर रिलेटेड डिग्री की हुई है तो आप सिर्फ हार्डवेयर या नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन सकते। उसके अलावा आप चाहें तो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, जो कि आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेस चल रहे हैं, स्मार्ट अप्लाइंसेस चल रहे हैं, तो उनके प्रोग्रामर बन सकते हो। एम्बेडेड इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामर, वो भी आप बन सकते हो। सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी आजकल सब क्लाउड में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो आप अगर नेटवर्किंग की आपको अच्छी नॉलेज है, हार्डवेयर की आपको अच्छी नॉलेज है, और उसके अलावा आप सिक्योरिटीज़ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हो। अब बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, टेस्टर भी बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, यूआई डिज़ाइनर भी बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। तो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है? बिजनेस एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो कि आपके क्लाइंट से, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जनरली बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होते हैं। सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी के जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, और वो डिफरेंट क्लाइंट्स में बटे हुए होते हैं। कई बार एक अगर बड़ा क्लाइंट हो तो वो एक क्लाइंट में भी बिजनेस एनालिस्ट होता है, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट का प्राइमरी काम जो होता है वो ये होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है या उस पर्टिकुलर डोमेन की जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना, और उसको डेवलपर जो डेवलपमेंट लीड्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं उनको बताना कि भैया इस चीज़ को टेक्निकली हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई नया फीचर आता है या कोई नया फीचर बताना कि यार हमारे कॉम्पिटिटर में इस डोमेन में, इस इंडस्ट्री में इस कॉम्पिटिटर के पास तो ये फीचर है, हम ये फीचर कैसे दे सकते हैं। तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं इनको डेवलपर्स को, या आप ये कहें कि प्राइमरली आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स या लीड्स को समझाने का काम, या डॉक्यूमेंटेशन भी कई बार लिखते हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जिसे कहते हैं, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन लिखने का जो काम होता है ये सारा काम बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर करता है। की स्किल्स इसके लिए ऑब्वियसली आपकी सबसे ज़रूरी की स्किल जो चाहिए वो ऑब्वियसली गुड स्पोकन रिटन कम्युनिकेशन चाहिए, डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिए। जिस भी डोमेन के आप बिजनेस एनालिस्ट हो उस डोमेन का एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, चाहे वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स सेक्टर हो। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं आपके, उन डोमेन्स का आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। उसके अलावा आपकी रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश में, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन होगा, जो आपका जो बातचीत होगी वो ज़्यादातर फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ होगी, और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लिखना होगा ऑब्वियसली इंग्लिश ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चलता है। क्वालिफिकेशंस इसके लिए चाहिए आपका डोमेन स्पेसिफिक एमबीए, या जैसे कि एमबीए इन एचआर, एमबीए इन इंश्योरेंस, आई थिंक है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मगर बहुत सारे डोमेन स्पेसिफिक एमबीए आज की डेट में मार्केट में आ चुके हैं। तो आपका, अगर आपने डोमेन स्पेसिफिक एमबीए किया हुआ है तो प्रॉब्ली उस डोमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, लाइक प्रोडक्ट कंपनी में आपका एज ए बिजनेस एनालिस्ट जो जॉब सेलेक्शंस है वो होना इजी हो जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप एक डेवलपर ही हैं, या आगे चल के या टेस्टर ही हैं, और आपको उस डोमेन का अच्छा नॉलेज है, आप एक्सपीरियंस है उस डोमेन में, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और आपको उस डोमेन के बारे में की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो भी आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। प्रॉब्ली साथ में थोड़ा अगर आप एमबीए कर लेंगे तो एक एडेड एडवांटेज होगा ऑफ कोर्स। ग्रोथ पाथ क्या है? ग्रोथ पाथ ऑब्वियसली ये बिजनेस रिलेटेड है, तो इसका ग्रोथ पाथ आपका बिजनेस हेड, डोमेन एक्सपर्ट, डोमेन कंसल्टेंट, ये सब चीज़ें आप बन सकते हैं। अगली जो जॉब है ये प्राइमरली सेल्स रिलेटेड जॉब है, ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होती है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस डेवलपर या सेल्स एनालिस्ट। इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो होता है कोल्ड कॉल्स करना, प्रपोजल राइटिंग, नए बिजनेस के लिए देखना, लोगों से बातचीत करना। प्रॉब्ली ये इसके लिए आपको जो डिग्री चाहिए होती है, की स्किल्स जो चाहिए होते हैं वो होते हैं आपके गुड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑफ कोर्स। एनालिटिकल थिंकिंग तो हर जगह चाहिए होती है, तो वो मेंशन कर ही दिया है। बट प्राइमरी स्किल्स जो हैं आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए,
इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो इसलिए आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो चाहे वो रिटन इंग्लिश हो। क्वालिफिकेशन इसके लिए ऑफ कोर्स आपका एमबीए होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिना एमबीए के भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप एमबीए हैं किसी अच्छे कॉलेज से, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है। ग्रोथ पाथ ऑफ कोर्स सेल्स मैनेजर, बिजनेस हेड, मैंने लिखा नहीं है लेकिन सेल्स मैनेजर, बिजनेस हेड, या आप डोमेन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बिजनेस डेवलपर हैं तो ज़्यादातर अगर एक ही डोमेन का बिजनेस ला रहे हैं, आप उसी डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप डोमेन स्पेशलिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन से रोल्स हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ग्रोथ पाथ है, किस तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ एक डेवलपर रोल नहीं है, आईटी इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग रोल्स हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि आप अपने इंटरेस्ट या अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।